साहित्य की एक विधा है व्यंग, जहां अपनी बात उस अंदाज में कही जाती है जिसको श्रोता या पाठक सीधे तौर पर उसे पढ़ते हुए एक संदेश प्राप्त करता है और पढ़ते हुए वह गुदगुदाता है, हंसता है, रोता है और उसके बाद उसके संदेश को समझता है। ऐसी ही विधा में जो लिखते हैं उनको व्यंग्यकार कहते हैं। न्यूज़कारिता इस समय गढ़वा में है और गढ़वा में एक उभरते हुए व्यंग्यकार हैं जो लगातार पिछले 2-3 वर्षों से व्यंग लिख रहे हैं और विभिन्न सामाजिक विषयों पर लिखते हैं। आज न्यूज़कारिता आपको राजीव भारद्वाज जी से मिलवा रहा है। राजीव भारद्वाज जी, आपका न्यूज़कारिता पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद नवीन। व्यंग लिखने की प्रेरणा आपको किन से प्राप्त हुई और आपने ये व्यंग लिखा तो पहला व्यक्ति कौन था और उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? एक दिन घर पे ही बैठे हुए थे और मेरे दादाजी जो हैं सुबह सुबह मार्केट जाते थे, चूँकि रिटायरमेंट के बाद घर पे उनका मन नहीं लगता था, और आकर गुस्सा में बोले कि सड़क नहीं बनेगा तो सरकार की आलोचना होगी और अगर बन जाएगा तो दुर्घटना। तो ये एक व्यंग था। चूँकि एक साइकिल वाले ने उन्हें धक्का लगा दिया और वो गिरते गिरते बचे थे, घर पे आए तो हमको लगा कि कितना आसानी से ये बोल दिए। तो व्यंग वहाँ से प्रेरणा मिली और उसके बाद जो है बचपना था मेरा और पढ़ते भी थे तो लाल पान की बेगम पढ़े थे और संवदिया पढ़े थे, पहलवान का ढोलक पढ़े थे और शरद जोशी को पढ़ते थे हम। तो प्रेरणा तो वहीं से मिली लिखने का। बाद में फिर हरिशंकर परसाई को पढ़ने लगे तो उसका एक घटनाक्रम याद आता है कि हरिशंकर परसाई की एक व्यंग थी जिसमें एक आदमी घर के बाहर बैठा रहता था और एक पत्रकार प्रतिदिन जाते थे तो उनसे बार बार वो बोलते थे कि कभी मेरे बारे में भी कुछ छाप दीजिए, कभी मेरे बारे में भी कुछ छाप दीजिए। और एक दिन पत्रकार वहाँ से जब गुजर रहे थे तो उनको नहीं देखे तो लोगों से पूछा कि भाई वो कहाँ गए जो प्रतिदिन हमको बोलते थे कि छाप दीजिए छाप दीजिए। तो बोले कि वो तो बड़ा बाबू थे ना। सवेरे सवेरे कुछ लोग उनके पास गए और बोले कि आपके बारे में तो छप गया। तो वो सोचे क्या मेरा कर्मकांड छप गया, ये बोल के उनको हृदयघात हुआ और मर गए। तो प्रतिदिन वो रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे बारे में कुछ छापिए और उनको लोग जाके कहा कि आपके बारे में छप गया तो उनको लगा कि मेरा जो है वो गलत चीज़ तो नहीं कुछ छप गया। तो ये भी एक व्यंग था और सही में प्रेरणा मुझे इसी व्यंग से मिला लिखने को। व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें लोग लिखते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि आप संदेश तो देना चाहते हैं पर संदेश जो प्राप्त करता है उसको उस समय आनंद की अनुभूति हो। तो ये जो कॉमिक टाइमिंग होती है बड़ा मुश्किल होता है ये लिखना, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? देखिए कॉमिक टाइमिंग का क्या है ना सर कि एक दिन बस से हम जा रहे थे और एक दिल्ली जाने वाले भी सहयात्री हमारे साथ बैठे हुए थे। 12 बजे हम लोग डाल्टनगंज से चले, उनका 5-5:30 बजे ट्रेन था अनुग्रह नारायण रोड। और ये 5 घंटे का जो यात्रा था, इस यात्रा में लोगों को आनंद आ रहा था लेकिन वो बेचारा परेशान हो रहा था क्योंकि उस यात्रा में हमने हर चीज़ वो महसूस किया जो एक सामान्य जीवन में होता है। बस में उल्टी आना, बस में अश्लील गाना बजना, बस का पंचर हो जाना, बस को ठेल के स्टार्ट करवाना, बस में कंडक्टर का लड़ाई हो जाना, खलासी छूट जाना, सवारी जो है सिंघाड़ा खाते हुए छूट जाना, पेशाब करने के लिए बार बार गाड़ी को रोकना। 1000 तरह का इशू जो है बेचारे के साथ उस दिन हुआ और अंततः उसका ट्रेन छूट गया। और ये घटनाक्रम पर जब हम लिखें, विश्वास नहीं कीजिएगा, अभूतपूर्व जो है इसका प्रशंसा हुआ इस व्यंग का। तो हम कहीं दूसरे जगह से नहीं ढूंढते हैं कि हमको लिखना क्या है। सामान्य जीवन में चलते जाते हैं, घटनाक्रम आते जाता है, कैरेक्टर मेरे दिमाग में बनते जाता है, कल्पना जो है कल्पना पूरे उफान पर रहता है, शाम को लिख देते हैं। हाल ही में आप कबीर सेवा संस्थान से जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन से व्यंग का चयन किया था उन्होंने कि आपको उस पुरस्कार मिला? एक माया जाल हमने लिखा। माया जाल में हमारे बिहार झारखंड में एक वो है कि अगर आपका नौकरी सरकारी नहीं होता है तो आप किसी काबिल नहीं रहते हैं।
लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए विद्यार्थी को कितना मतलब एक्सट्रीम लेवल तक जाना पड़ता है। एक तो आप जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो हज़ार, मतलब अगर 100 लोगों का क्षमता है बोगी का, तो उसमें 1000 लोग जाते हैं और उनके बीच वो जाता है शौचालय में खड़ा होकर, और उसके बाद परीक्षा सेंटर पर पहुंचता है। परीक्षा सेंटर भी लगता है कि एकदम अंतिम पायदान पर उसको मिलता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सिस्टम सरकार डेवलप करता है कि अगर यहाँ इस छोर का आदमी है तो उस छोर पर, उस छोर का आदमी है तो उस छोर पर। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक कि शरीर में खुजली भी होता है तो बगल का यात्री जो है खुजलाएगा। इतना परेशानी का सामना करके जब एक विद्यार्थी परीक्षा सेंटर पर जाता है, परीक्षा देता है, और जैसे ही परीक्षा देकर लौटता है पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गया। तो इस पूरे गाथा को हमने मायाजाल में जो है सम्माहित किया, और मायाजाल पढ़कर लोगों को लगा कि नहीं, ये बिना इसको महसूस किए कोई लिख नहीं पाएगा, और ये रचना मेरा सिलेक्ट हुआ था सर। संवेदना, हास्य दोनों को मिला करके लिखना एक साहित्यकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में, कैसे संवेदनाओं को, चूँकि समाज में जो चीज़ें घट रही है, आप एक तरफ किसी का क्रंदन भी देखते हैं, रुदन भी देखते हैं, हास्य भी देखते हैं, वस्तु स्थिति भी देखते हैं, और उन सभी चीज़ को समेटते हुए फिर समाज को गुदगुदाते हुए और उस पर से संदेश छोड़ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये आखिर इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? देखिए, जब हम मेरा एक बीपीएससी का एग्ज़ाम था, पूर्णिया सेंटर दिया था, और गया से हमको पूर्णिया जाना था, और गया से एक ही ट्रेन पूर्णिया तक जाती है, तो वो रांची से आती है, रांची से पूर्णिया तक जाती है। तो जब वो ट्रेन गया स्टेशन पे आके रुकी, तो एक बोकारो में उतरने वाला जो रांची में चढ़ा था, उसको उतरना था बोकारो, वो गया पहुंच गया, उतर नहीं पाया। विद्यार्थी इतना ज़्यादा था कि बीच में ही दबा हुआ बेचारा वो था, वो क्रंदन कर रहा था, उसकी साली की शादी थी, वो उसको कोई उतरने नहीं दे रहा था, क्योंकि जो चढ़ रहे थे चढ़ने वाले ही थे, उतरने वाले फिर हमको लगता है कि कोई नहीं थे। अब वो सबको गाली दे रहा है, सब विद्यार्थी जो है अपनी क्रंदन कर रहे हैं, और इस दौरान वो पूर्णिया कोर्ट तक पहुंच गया, और जब उतरा तो एक ही चीज़ बोला कि जाओ, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, जो हमको कष्ट तुम लोग मिल के दिए हो वो भगवान भी माफ़ नहीं कर पाएगा। और देखिए कि कैसे, मतलब कि अक्षरशः उसका शब्द लगा कि जैसे ही परीक्षा खत्म हुआ कि परीक्षा कैंसिल का घोषणा हो गया। तो इसमें संवेदना भी था उस व्यक्ति की, इसमें संवेदना था छात्रों का, लेकिन अब ये परिस्थिति जो था, आप समझिए कि बार बार क्रंदन कर रहा है कि भैया अब तो उतरने दो हमको, मेरी साली, इकलौती साली का शादी है, अगर नहीं गए तो मेरी पत्नी मेरा जीवन जीना मुहाल कर देगी। तो हम कहीं दूसरे जगह से ढूंढे नहीं, कैरेक्टर तो हमारे सामने था, बस सिर्फ कैरेक्टर को हम ध्यान से देखते रहें 6 घंटा। और ये देखने के क्रम में कुछ हम गुदगुदाए भी, कुछ दुख भी हुआ, लेकिन ये दुख, और आप मायाजाल एक बार पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि उस मायाजाल में किस तरह का जाल बुना गया है, वो हर किसी से रिलेट करेगा। अब चूंकि जैसे ही आपसे बातचीत हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी अभिव्यक्ति जब व्यक्त कर रहे हैं तो हम उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। आपकी रचनाओं को पढ़ने के बाद भी सामान्यतः ऐसा ही लगता है। अभी आपने फेसबुक पर ही लिखना शुरू किया है या ब्लॉग वगैरह भी कुछ लिख रहे हैं? दिव्य प्रेषक कहानियाँ हैं, उस पर नियमित हम लिखते हैं, और सप्ताह में 2-3 रचनाएं हम उसमें डालते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बहुत पाठक हैं जो पसंद करते हैं, और कुछ लोग पसंद करके भी नापसंद करते हैं, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हमको लगता है कि नापसंद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारी रचनाओं को शेयर किया जाता है, और दूर दूर के लोग हमको जानते हैं। अभी पिछली दफ़ा हम गए थे नई दिल्ली, वहाँ अमृतसर से भी लोग आए थे, केरल से भी आए थे, असम से भी आए थे, और राजस्थान से भी आए थे, और अब विश्वास नहीं कीजिएगा, सब लोग मुझे जानते थे। अब समझिए कि केरल में हिंदी नहीं चलता है, और वहाँ हमारी रचनाओं को पढ़ी जा रही है, और तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि चलिए एक साहित्य में लोगों को जो है हम एक नया चीज़ दे रहे हैं। देखिए, भाषा स्थानीय हमारा रहता है मगही और भोजपुरी, लेकिन समझने वाले तो केरल के लोग भी समझ जाते हैं।
वो भी हमसे यही बोले कि लग रहा था कि मेरे घर की घटना है। तो हमको लगता है साहित्य भाषा के बंधन को नहीं महसूस करता है, उसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ व्यंग होना चाहिए। आप चूंकि आपके बारे में लगभग ज़िले में सर्वविदित है कि आपने नाटक भी अच्छा खासा किया है, आप एक अच्छे कलाकार रहे हैं। वीडियो फॉर्मेट पर भी कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, जब लोग कम पढ़ते हैं तो लगता है कि वीडियो में ही हम चले जाएं, अपना कुछ बनाएं और लोग सुने कम से कम। चूँकि पढ़ने, लेकिन फिर कभी सोचते हैं कि अगर हम लिखना बंद कर देंगे तो लोग पढ़ना भी बंद कर देंगे। चूँकि हम ऐसे ऐसे बच्चों से साक्षात्कार किए जो पढ़ते नहीं थे, सिर्फ वीडियो देखते थे, लेकिन हमारी रचनाओं को पढ़ने के बाद मान लिया 1 सप्ताह गुजर जाता है, 15 दिन गुजर जाता है, तो फ़ोन करके बोलते हैं हमको कि भैया आजकल कुछ लिख क्यों नहीं रहे हैं। तो उनके लिए हमको लिखना पड़ता है। हम उन्हीं से पूछते हैं कि बताओ भाई कोई सब्जेक्ट दो हमको, उसी सब्जेक्ट पे हम लिखेंगे। तो अब तो पब्लिक डिमांड पर हम लिखने लगे, तो यही है। अभी हालिया चुना है, अभी थोड़ी देर पहले हम जो आपने रांची में एक उपायुक्त अपने क्रियाकलापों से जो है वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसको लेकर के जब आपने लिखा तो कैसी प्रतिक्रिया है समाज में? देखिए, मुक्तिधाम से पहले होटवार शीर्षक मेरा यही था कि मुक्त तो एक दिन होना ही है, लेकिन उसके पहले होटवार एक बार होकर आइए। जो बनने में इंसान की तमाम उम्र गुजर जाती है, पीढ़ियां निकल जाती हैं, और किसी एक पीढ़ी में वैसे लोग का जन्म होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाता है। और अगर उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा तो आने वाला समाज में क्या होगा, लोगों का रुझान क्या होगा, कैसे जा पाएंगे वहाँ। फिर तो वही हुआ कि पैसा कमाने का एक जरिया बना के जाएंगे, तो फिर जन कल्याण कहाँ रह जाएगा, सरकार की योजनाएं कहाँ रह जाएंगी, किस गरीब का कल्याण होगा। अब लेकिन आप खुल के लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो हैं, उस जगह पर वो पहुँच के समाज को बताया है कि वो तेज हैं। लेकिन ये कौन सा तेजई है कि होटवार में पहुँच जा रहे हैं। अरे भैया, आप कम से कम बचने का उपाय तो लगा लेते, इतना तो तेज बनते कि पहले बचने का उपाय लगा लीजिए, उसके बाद तेजई दिखाइए। तो हमको लगता है कि माया का जो प्रपंच ये प्रभु रचते हैं, उनके रचना से परे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो प्रतिक्रिया मिला, कई लोग बोले कि हम भी चाह रहे हैं कि अपना बेटा को IAS बनाए, बहुत दिन गरीबी में गुजर गया। अभी तक कोई एक ऐसा कहने वाला नहीं मिला है कि IAS बन के जो है होटवार जाना खराब है। सब बोल रहा है कि कम से कम पैसा तो आएगा, वही पैसा वकील को देके छूट जाएंगे। अब देखिए, एक नया सब्जेक्ट हमको मिल गया, वकील। जब कितना भरोसा कर रहे हैं वो कि हम गलत भी करेंगे और छूट भी जाएंगे। बरबस हमको सलाखे फिल्म याद आ जाता है सनी देओल साहब का। तो देखिए, कुछ दिनों के अंदर हम फिर नया कृति एक रचेंगे। व्यंग की विधा में एक रचना है श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, संभवतः आपने वो पढ़ी होगी। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है कि एक PhD करता हुआ शोधार्थी जब अपने गांव जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो कहता है कि हम घास छील रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जब भारतीय समाज में रची गई तो व्यंग एक चुनौती नहीं दिखता कि इतने महान लोगों ने व्यंग को लेकर के लिखा है और इस तरह के व्यंग लिखे गए हैं। शरद जोशी की कहानी थी एक, कुआं का चोरी हो जाना, शायद आपने पढ़ा भी होगा। हाँ, उस पर एक सिनेमा भी एक फिल्म भी बनी थी एक। तो आजकल का जो सिस्टम है, आप देखिएगा कि जैसे कुआं का चोरी हुआ, वैसे शौचालय भी चोरी हो जाता है हमारे यहाँ, इंदिरा आवास भी चोरी हो जाता है, प्रधानमंत्री आवास भी चोरी हो जाता है, डोभा भी चोरी हो जाता है, तालाब भी चोरी हो जाता है। अरल सागर सूख गया और इधर सब चोरी हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए, एक आदमी हमसे मिला, बोला कितना पढ़े लिखे हो। हम कहें कि ज़्यादा नहीं, MA पास है। बोला तो यहाँ से तुम चेन्नई का दूरी बताओ। हम कहें कि नहीं पता है। तब बोला कि तब कहला MA पास हो जब यह नहीं पता है। तो अब लोगों का डिमांड अलग अलग है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं। अब सबका फरमाइश भी तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमको कमज़ोर ही रहने दो, पढ़ा लिखा मत समझो भाई। जैसे हैं वैसे ठीक है।
नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो उच्च शिक्षा में जाते हुए विद्यार्थी, एक उम्र गुजर जाती है, एक लंबा, जैसे अगर कोई एमए करने के बाद फिर एमफिल करता है, फिर पीएचडी करता है, पीएचडी करते हुए जब आपको लगेंगे युवा, तो ऐसा लगेगा कि मतलब वो युवा हैं या थोड़ी सी उस सीमा को भी पार कर गए हैं। तो उन लोगों के चेहरे को देख करके कोई ऐसा व्यंग आपके, या आप उन उस दर्द को महसूस करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें लिखने वाले हैं या लिख रहे हैं? देखिए, भविष्य बनाने के चक्कर में कई लोगों का भविष्य खराब होते हुए हमने देखा है। जब तक बेटा आईएएस नहीं बनी तब तक ओकर ब्याह नहीं हुई। ऐसा कई उदाहरण हमारे पास हैं कि बेटा 50 के हो गए अभी तक ब्याह नहीं हुआ। सलमान तो है नहीं, वो तो आम जीवन में रहने वाले लोग हैं। लेकिन लिखें तो किस पर लिखें? बहुत लोग जो है बुरा मान जाएंगे। तो पहले आप बन जाओ, नहीं बनोगे तो फिर तो हमारे कलम के घसीटे में आओगे आप। तो उन लोगों के लिए यही है कि बनना है तो जल्दी बनिए, पीएचडी करना है तो जल्दी कीजिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर तैयार रहिए, आपका इंतज़ार हम कर रहे हैं। जैसे लोग जब अपनी रचना रचते हैं या साहित्य जगत में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो अपने नाम के पीछे कोई तुकबंदी जैसा लगा रखे हैं। तो राजीव भारद्वाज ने कुछ ऐसा सोचा है या फिर वो किसी के द्वारा आएगा और उसके बाद वो पीछे लग जाएगा? नहीं, हम चाहते हैं कि कोई लोग हमको कोई उपाधि दे। जैसे हम अपने आप को क्या उपाधि दें जिसका कोई मतलब अभी तक तो हमको कोई उपाधि मिला नहीं। भारद्वाज जो है चूँकि उस गोत्र में पैदा हुए थे तो भारद्वाज लगा लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। दुबे दुबे था तो फिर रंजन था, चूँकि हमारे यहाँ बिहार में जब 90 का दशक था तो जाति छुपाने के लिए रंजन का प्रयोग किया जाता था, चूँकि नक्सलीय वो था, जातिवाद वहाँ बहुत ज़्यादा था। लेकिन लेखन में हमने भारद्वाज लगाया। अब उपाधि लोग देंगे कि हम क्या लगाएं, हम अपने से क्या उपाधि लगाएं साहब? हम तो उपाधि लायक भी अपने आप को नहीं समझते हैं। अब देखिए, भविष्य में कोई ना कोई उपाधि मिल ही जाएगी जो लगाने के लिए रहेगा। राजीव जी, आपने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर किया है, तो उसके बाद पत्रकार न होकर के एक व्यंग्यकार हो गए, ये विचार कब शिफ्ट हुआ? देखिए, पत्रकारिता सामान्य चीज़ नहीं है। अगर पत्रकारिता को हम देखें तो हम पैसा कमाने का जरिया नहीं बना सकते थे। पत्रकारिता जिम्मेदारी है। पत्रकारिता हर किसी के वश की बात नहीं है। पत्रकारिता एक धर्म कह सकते हैं। जिम्मेदारी और धर्म दोनों। और हम नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि ये पत्रकार बनकर जो है अपने आमदनी का जरिया बने, चूँकि उतना स्तर तक हम नहीं जा सकते। हम सच को सच बोलने वाले थे। हम कभी किसी का जो है प्रशंसा नहीं कर सकते थे। हम चौथा स्तंभ कहलाते थे। अगर 3 स्तंभ अच्छा काम करे तो फिर चौथे स्तंभ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उस काबिल नहीं थे। हम देख रहे हैं, आजकल का माहौल भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पत्रकार कम पतलकार ज़्यादा होगा। तो मेरा अंतरात्मा नहीं बोला कि हम उस टाइप का करें, लेकिन जीविका का साधन चलाना था। खैर, अभी तो तमाम उम्र बाकी है साहब, अभी तो कभी भी आ सकते हैं इस क्षेत्र में। और हमको लगता है कि जब आप तो हमारे शिष्य रह चुके हैं, जब आप ही इतना अच्छा करेंगे तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बेहतरीन कर रहे हैं और हम भगवान से कामना करते हैं कि जो चीज़ हम नहीं कर पाएँ वो आप कीजिए, क्योंकि आप में एक क्षमता दिखती है हमें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और कीजिए, हम अपनी ज़िंदगी को आप में जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजीव भारद्वाज जी थे। राजीव भारद्वाज जी गढ़वा ही नहीं, अब पूरे बिहार झारखंड में व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। आपने इनसे बातचीत के दौरान सुना कि इनको देश भर में पढ़ा जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में जब ये वीडियो फॉर्मेट पर बात आई तो इन्होंने कहा कि वो एक अंतिम स्थिति होती है जब लोगों की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रह जाती है, तब अंत में इस ओर लोग जाते हैं। आप न्यूज़कारिता देख रहे थे। आप अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।